चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ रखा था, चलो रिकॉल करते हैं। तो आपने पढ़ा ऑनटू फंक्शन, और फिर दूसरा आपने पढ़ा था इनटू फंक्शन। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके ना, फंक्शन के टाइप में वन वन मैपिंग और फिर मेनी वन मैपिंग, ऑनटू मैपिंग और इनटू मैपिंग ना। तो जो वन वन के साथ आप ले चलिए किसको, मेनी वन को ना, मेनी वन फंक्शन, ये दोनों साथ रहेंगे और इधर से ये दोनों साथ रहेंगे। इनमें से कोई एक नहीं होगा तो अगला वाला होगा, ऑनटू नहीं होगा तो इनटू होगा, वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा। हाँ, हिंदी में आच्छादक फलन, अंतरक्षेपी फलन, एकैकी फलन, बहुएकैकी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों याद करिए, इसलिए लिखवा देता हूँ। चलिए, तो इसमें क्या था ऑनटू फंक्शन में, अगर यह x से y में एक फलन है और इसे क्या बोलना है इसे आपको बोलना है ऑनटू फंक्शन ना, आच्छादक फलन। अब आच्छादक माने क्या होता है, पूर्णतया ढक लेना ना। जैसे हम लोग ठंडियों में क्या करते हैं, बड़ा सा रजाई लेंगे और कंप्लीटली ढक लेते हैं ना। अब अगर मान लो रजाई छोटा हुआ तब शरीर ढका रहेगा, बस पैर थोड़ा बाहर निकला रहेगा ना, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, मोजा पहन लेते हैं, है कि नहीं, ठंडी नहीं लगती है। चलो, तो ऑनटू का मतलब, ऑनटू फंक्शन का मतलब है आच्छादक फलन। आच्छादक का मतलब क्या है, पूर्ण रूप से ढक लेना। जैसे हम लोग क्या है इस समय पूर्ण रूप से ढके हुए, किससे, छत से, ठीक है। अब इसमें क्या था कि x का प्रत्येक अवयव, ऐसे कह लो, या फिर ऐसे कहिए कि सह प्रांत y का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत y का प्रत्येक अवयव प्रांत x के किसी न किसी अवयव का यह प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए, अगर आपको ऑनटू बोलना है तब ना। और इस पर आपने एग्जाम्पल देखा था, जैसे हमने कहा ये एलिमेंट ले लो, यहाँ कुछ हम लोग ऐसे ले लिए। अब बताओ, इसका इमेज इसमें, इसका प्री इमेज इसमें कहीं न कहीं होना चाहिए, और या ये इनमें से किसी न किसी का इमेज होना चाहिए ना। और वो भी क्या है, एफ माने रूल, फार्मूला, ठीक है ना। एक्स से वाई में फंक्शन एफ को ऑनटू बोलना है, तो ये इनमें से किसी न किसी का यह प्रतिबिंब होना चाहिए। मान लो इसका ये हो गया, अब ऐसे ये भी किसी न किसी का होना चाहिए ना। अब ये तो छूट रहा है, फंक्शन होने नहीं देगा, तो ये ऐसे हो सकता है। ये हो गया ऑनटू। देखो ये यहाँ का यक्ष का पूरा अवयव वाई को पूर्णतया ढक लिया कि नहीं ना। चलो, तो ऐसे फंक्शन हम लोग ऑनटू बोलेंगे। यदि एफ को x से y में इनटू फंक्शन बोलना है, अंतरक्षेपी, तो y में, सह प्रांत y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका यह प्रतिबिंब न हो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या, वही छोटी सी रजाई, बड़ा सा शरीर, पैर क्या हो, खाली हो जाए ना, यानी छूट जाए, ढके ना। ऐसे इसमें भी y में एक, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो किसी का भी प्री इमेज ना हो। चलो, ऐसे कम से कम एक, ज़्यादा बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे भी कर दूंगा, ऐसे था तब भी इनटू था, अब अगर ऐसे भी कर दूंगा तब भी क्या होगा, इनटू। कम से कम एक छूट जाए, कम से कम एक ना, ज़्यादा 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, 10 एलिमेंट है, एक पर भी काम चल जाएगा ना। ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू फंक्शन। तो हमेशा आप डिफिनीशन को एकदम क्लियर कट रखिएगा ना, तो फिर ये सब हो जाएंगे। अब बाकी क्या होता है, हर जगह डिफिनीशन अप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कुछ वर्किंग रूल सीखेंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, मेनी वन। जो ऑनटू नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, इनटू। हम लोग यहाँ पर दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ना, दो नहीं, हाँ दो तरीके से, ले तीन तरीके से, ठीक है ना। पहला तरीका क्या है, बाय डिफिनीशन, पहला तरीका है चेक करने के लिए बाय डिफिनीशन। दूसरा क्या है, डोमेन और रेंज और कोडोमेन की मदद से, रेंज और कोडोमेन का हम लोग यूज करेंगे। रेंज और सहप्रांत, परिसर और सहप्रांत।
अगला क्या है, बाई ग्राफ ना। हम लोग 3 मेथड सीखेंगे जिनमें से हम लोग केवल यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक मेथड। इसी मेथड का हम लोग यूज करके दिए गए फंक्शन को ऑनटू और इनटू बताएंगे, है कि नहीं है ना। अब हाउ टू चेक द गिवन फंक्शन ऑनटू आर इनटू, कोई दिया गया फंक्शन ऑनटू है इनटू है, कैसे हम लोग चेक करेंगे ना, इसका वर्किंग रूल देखते हैं। तो अंतरक्षेपी तथा आच्छादक फलन जांच करने की क्रियाविधि वर्किंग रूल टू चेक into and onto function। ठीक है ना। तो अंतरक्षेपी तथा आच्छादक जांच करने की क्रियाविधि, आच्छादक यहाँ लिख लीजिए फलन भी मेंशन कर लो, ठीक है ना। वर्किंग रूल टू चेक इनटू एंड ऑनटू फंक्शन। माना f(x(y) एक फलन है, देखो अगर चेक करना है तो सबसे पहले फलन होना चाहिए, अगर फलन नहीं है तो आगे कुछ कर नहीं सकते। अब इसके लिए वर्किंग रूल क्या है, नंबर 1 सहप्रांत y का कोई एक स्वेच्छ अवयव y लीजिए। अब एक में क्या करते थे, प्रांत से कोई 2 स्वेच्छ अवयव लेते थे, लेकिन यहाँ पे सहप्रांत y का कोई एक स्वेच्छ अवयव लेंगे, कोई। नंबर 2 अब क्या करना है, f(x) बराबर y रखिए ना, यानी पुट f(x) इक्वल टू y। नंबर 3 समीकरण f(x) बराबर y से x का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए। y के पदों में ज्ञात कीजिए। फोर्थ है अच्छा, अगर ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं x = gy। इस पर क्वेश्चन आपने कर रखा है ना, चेंज करने के लिए। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, यदि y बिलोंग्स टू y, ध्यान रहे सेट है, ये एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू y के सभी मानों के लिए,
मानों के लिए x बराबर GY से प्राप्त x के मान प्रांत x में यदि y बिलोंग्स टू y के सभी मानों के लिए x बराबर GY से प्राप्त x के मान प्रांत x में हों तो f आच्छादक फलन होगा। आच्छादक फलन होगा। अगर मान लो y के सभी मानों के लिए जो x की वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से, अब वो प्रांत में नहीं गया तब तो आच्छादक नहीं होगा। तो जब आच्छादक नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे कि वह अंतरक्षेपी है ना। चलिए इसी चीज को यहाँ लिख देता हूँ। यदि y बिलोंग्स टू y के सभी मानों के लिए x बराबर GY से प्राप्त x के मान प्रांत x में नहीं है तो फलन यहाँ सभी मत लिखिएगा ना। यदि y बिलोंग्स टू y के कुछ मानों के लिए ऐसे के कुछ मानों के लिए x बराबर GY से प्राप्त x के मान प्रांत x में नहीं है तो फलन f अंतरक्षेपी होगा ना। ये है इसका वर्किंग रूल। हम लोग इसी वर्किंग रूल का यूज करके इसे हम लोग बोलेंगे अलजेब्राइक मेथड ना। क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे अलजेब्राइक मेथड, बीजगणितीय विधि। अब हमारे सिलेबस में यही है, ठीक है ना। हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। वर्किंग रूल क्या है एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले फंक्शन दिया होगा, उसने क्या बना कर रखा होगा फार्मूला ना। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे कि सहप्रांत y का कोई एक स्वेच्छ अवयव मान लीजिए। हाँ यहाँ कट लिखा गया है, देख के माना है ना। दो हम लोग किस में मानते हैं प्रांत, एकाकी के लिए, वो भी कहाँ से प्रांत से, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना 1 1 चेक करना है तो 2 एलिमेंट लेंगे कहाँ से प्रांत से। अगर आच्छादक चेक करना है तो 1 एलिमेंट लेंगे कहाँ से सहप्रांत से, ठीक है ना। अब इसका वर्किंग रूल है ना। अब कोई क्या करना हम वर्किंग रूल नहीं सीखेंगे, मत सीखो, फिर कोई दूसरा मेथड है वो सीखिए ना। तो पहले क्या है एक एक मेथड सीखते चलिए, समझ गए ना। यहाँ जो रूल है उसमें एक ही मानेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर क्या करना है f(x) बराबर y रखिए। पहले आप क्या करेंगे फंक्शन लिख लो f(x) बराबर जो दिया होगा ना। उसके बाद अगर f(x) न लिख कर सीधा y लिखा होगा तब तो बढ़िया है, ये वाला कहानी खत्म हो गई। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो f(x) बराबर क्या रखेंगे y। अब क्या करेंगे यहाँ जो समीकरण मिलेगा यहाँ से हम लोग हल करते चलेंगे, करते 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 x का मान निकालेंगे और राइट साइड में क्या मिलेगा सब का सब y ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तुलनात्मक में क्या करते थे x प्लस वाई बराबर 5। अब कहा जाए x का मान y पद में निकालो तो x को लेफ्ट में रखते थे, y को ट्रांसफर कर देते थे, करते थे ना। तो वही हो गया x का मान y पद में, यहाँ भी वैसे करना है। तो हम लोग जो y का मान आएगा उसका नाम क्या दे दिए ऐसे, चलो देख लो। अच्छा मान लो कि ये इक्वेशन है आपका f(x) = x² + 2 ना, ये ऐसे है
अब हमने क्या मान लिया, सहप्रांत y का कोई स्वेच्छ अवयव y है, हम लोग f का स्थान पे क्या रख दिए y। अब देखो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में आप बताओ ये समीकरण बन गया कि नहीं, लेफ्ट राइट हो जाए तो समीकरण बन जाएगा। अब क्या करना है, इसको ट्रांसफर करिए, तो y - 2 बराबर एक्स स्क्वायर, अभी x का मान नहीं निकला है तो x बराबर क्या आएगा, y - 2। तो ये x का मान किसके पद में आ गया ना। अब इसको अगर थोड़ा टाइम के लिए हटा दो, बताओ किस में फंक्शन दिख रहा है, y में, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या दे दिए, जी वाई, यह माने थे जी दे दो ना, ये हो गया x = GY। समझ में आया, ये नाम दे दिया गया। अब क्या करना है, यदि y बिलोंग्स टू y, यानी y के प्रत्येक मान के लिए हम लोग क्या करें, देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। अब इसमें देखो बहुत सारे मान होंगे, 10 20 50 जो भी हो, 1 2 10 20 50 कुछ भी। तो इसमें क्या करना है, इसमें जितने भी y की वैल्यू हों, y की वैल्यू ना, उन हर y की वैल्यू उठा करके कहाँ रखना है, यहाँ रख करके हल करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, x की आएगी। अब जो x की आएगी ढूंढो इसमें है कि नहीं है। अगर यहाँ की y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू यहाँ पर मिल जा रही है तो बोल देंगे आच्छादक है। और अगर इनमें से हमको कुछ वैल्यू ऐसी मिल गई जिनको यहाँ रखने पर x की जो वैल्यू आई यहाँ पर ढूंढ रहे हो ना, नहीं मिल रहा है, तो बोल देंगे कि इसका प्री इमेज इसमें नहीं आ रहा है। देखो y की वैल्यू यहाँ रखने पर x की वैल्यू आने का मतलब क्या है कि प्री इमेज मिलना ना। जैसे आपका चेहरा दर्पण में दिख रहा हो, आपका चेहरा दर्पण में दिख रहा हो लेकिन आप बाहर ना खड़े हो ना, समझ गए कि नहीं। कोई देखे आप शीशे में दिख रहे हो लेकिन रियल में बाहर देख रहा है तो यहाँ खड़े नहीं है ना, तो फिर वो क्या होगा, आच्छादक नहीं है। इसका मतलब भूतनी को नहीं, भूत है ना। जैसे पिक्चरों में देखे होंगे नाग नागिन वाला पिक्चर होता है ना, जो बीन बजाते हैं, उसमें क्या होता है, देखो आदमी ऐसे मान लो महिला पुरुष जो भी ऐसे खड़ा होगा, शीशा में नाक दिख रहा है ना, लेकिन बाहर देखेंगे तो बोलेंगे आदमी दिख रहा है कि नहीं। बस वैसे ही है, मतलब उसमें कुछ दिखे और यहाँ सामने कुछ हो, तो अगर ऐसा होगा तो वो आपका अंतरक्षेपी होगा, ठीक है ना। और इस पर वर्किंग रूल समझ में आ गया ना, क्या क्या प्रोसेस करना है। ये है हम लोग कैसे चेक करेंगे अंतरक्षेपी और आच्छादक फलन, इनको खूब अच्छे से समझ लो, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है ना। हम लोग जो सिलेबस में है ठीक ठाक है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे ना तो फिर आपको इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना है। एग्जाम्पल ढूंढो, इसमें देखो कि ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं मिल रहा है। देखो बहुत सारे लोगों को चेक करना आसान काम नहीं है, फिर देखो कोई गड़बड़ करने वाला तो नहीं है ना। इस संख्या में बहुत लोग हों, 1000 2000 लोग हों, अब कहा जाए कि इसमें एक चोर गया है, या फिर कहा जाए कि 999 ईमानदार ढूंढो ना, तो आसान काम होगा। क्या करोगे, एक ही चोर पकड़ लो, बस 999 ईमानदार अलग हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पर भी अगर बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो हम लोग क्या ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि यहाँ रखने पर जो x की वैल्यू आए यहाँ ढूंढने पर भी न मिले, तो कह देंगे आच्छादक नहीं है। तब क्या होगा, अंतरक्षेपी। समझ गए, नोट कर लो। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास 100 लड्डू हैं, 100 लड्डू, स्टूडेंट कितने हैं, मान लो 50 हैं ना, तो बताओ, तो सारे लड्डू बांटना है, सारे लड्डू बांटना है, रखना नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सब के सब लड्डू स्टूडेंट पा जाएंगे, यानी सारे लड्डू ने स्टूडेंट को ढक लिया, ऐसे कह दो। कोई बिना खाए जाएगा नहीं ना, सब के सब खाएंगे, कोई बचेगा नहीं, तो किस में जाएगा, आच्छादक में। अब कहा जाए लड्डू 100 हैं और विद्यार्थी 200 हैं, तब क्या करोगे, अब तो पाएंगे सभी लोग, आधा आधा नहीं देना है, फुल फुल देना है ना, सम्मा सम्मा लड्डू। तो उस स्थिति में क्या होंगे, अगर मान लो 200 हैं, 200 एक स्टूडेंट हो गए, तब क्या होगा, तब भी तो एक नहीं पाएगा ना, समझिए कि नहीं। इसका मतलब खाली हो गए, तो किस में जाएगा, अंतरक्षेपी फलन में। समझ गए ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप दे सकते हैं इसमें। चलो नोट करिए इसको, करेंगे ना।
चलिए, ग्राफ द्वारा अंतरक्षेपी था आच्छादक फलन की जांच। फिलहाल हम लोग अंतरक्षेपी ना करके केवल आच्छादक लिखेंगे। ग्राफ द्वारा आच्छादक फलन की जांच। जांच करना है तो ज्ञात करना लिखो। टू चेक द ऑनटू फंक्शन बाय ग्राफ। और ध्यान रहे, हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन बनाए थे ना x से y में, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, सेट a b कुछ भी दे सकता है ना। अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग हमेशा x y मानेंगे, या जो मर्जी करे वो मान लेना, उसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। बस आपको यहाँ पे जांच करने के लिए जो वर्किंग रूल है वो पता होना चाहिए। अब ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे पता करेंगे, ये सब याद रखिए। आप जिस भी क्लास में आगे पढ़ेंगे बिना इस चैप्टर के आगे जा ही नहीं सकते। अगर आपको ये नहीं आएगा समझ लो आपको मैथ वहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सब आना चाहिए आपको। चलिए, अब ग्राफ द्वारा हम लोग कैसे चेक करेंगे, फलन f फ्रॉम x टू y, आच्छादक फलन आच्छादक फलन कहलाएगा। आच्छादक फलन कहलाएगा, या आच्छादक फलन को निरूपित करेगा, व्यक्त करेगा, कहते हैं, कहेंगे ना। यदि फलन का ग्राफ, यदि फलन का ग्राफ सहप्रांत y में फैला हो, ना, जो ग्राफ हो कहाँ फैला हो, सहप्रांत y में। अगर हम फंक्शन या x से y में ले जा रहे हैं तब, ठीक है ना। अच्छा, ये y है तो ये y अक्ष पे जाएगा, ये x है ये x अक्ष पे जाएगा, ठीक है। यानी प्रांत को हम लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेकर जाएं या ज्योमेट्रिकली लेकर जाएं तो जो प्रांत होता है ना उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, x अक्ष पे, और जो सहप्रांत होगा उसे कहाँ रखेंगे, y अक्ष पे ना। ये हो गया x, ये हो गया y ना। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को। अब ये वाला क्या होगा, कोडोमेन। और वैसे एक तरीके से देखा जाए तो जो x अक्ष पे वैल्यू रखे जाते हैं ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्वतंत्र चर को हम लोग हमेशा कहाँ रखेंगे, x अक्ष पे ना। ये सब जानते रहेंगे, जो फिजिक्स में आते हैं ग्राफ वगैरह, तो कोई फार्मूला आ गया ना उसका ग्राफ बनाने में हेल्प करता है। और जो डिपेंडेंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, y अक्ष पे, डिपेंडेंट वेरिएबल हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ रखेंगे, y अक्ष पे। कोडोमेन कह दो y अक्ष पे होगा, या कह दो डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ होंगे, y अक्ष पे। डोमेन कहाँ होंगे, हमेशा x अक्ष पे, या फिर ऐसे कहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ होंगे, x अक्ष पे। यानी स्वतंत्र चर और परतंत्र, जो स्वतंत्र होगा x अक्ष पे, जो परतंत्र होगा वो y अक्ष पे ना। ये सब जानते रहेंगे तो फिजिक्स में जहाँ ग्राफ आएगा ना वहाँ आपको खूब अच्छा समझ में आएगा, देखते मन में आप पहचान जाएंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा ना। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल वगैरह करें तो फिर अच्छा रहेगा।
कौन सा क्वेश्चन कर दिया जाए? चलिए लिखते हैं, क्या फलन यह फ्रॉम n टू n में जो इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू n आच्छादक फलन है। आच्छादक तथा 2 नंबर आच्छादक तथा एकैकी फलन है। हम लोग एकैकी भी चेक करेंगे और आच्छादक भी चेक करेंगे ना। फिर हम लोग पढ़ लेंगे, फिर सीखेंगे ना टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, यानी कुल आच्छादक फलनों की संख्या और कुल अंतरक्षेपी फलनों की संख्या कैसे निकालेंगे। अच्छा, और यहाँ जो दिया है वो कहाँ जाएगा? ये करा इसमें चेक करने के लिए ना। अभी नहीं, जो आया तो उसे जिंदगी भर 1 1 ऑन 2 बना लोगे। सेट पूरा लेना है। चलो देखिए इसमें तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, एकैकी ना। पहले फंक्शन लिखो, फंक्शन क्या दिया है? फलन यह फ्रॉम n टू n में f(x) क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। ऐसे आप लिख लिया करिएगा ना। सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग? एकैकी चेक करेंगे। तो एकैकी के लिए रूल क्या था? प्रांत के कोई 2 स्वेच्छ अवयव लेंगे। तो प्रांत क्या है इसमें ना, क्या लिख लो, माना प्रांत n का कोई 2 स्वेच्छ अवयव। अब कोई 2 का मतलब है चाहे जो लो, कोई 2 स्वेच्छ अवयव x1 व x2 है ना। हमने x1 x2 ले लिया, अर्थात x1 किस में बिलोंग करेगा? n में। x2 किस में बिलोंग करेगा? यानी n में ऐसे कोई है एलिमेंट, हमने उठा लिया, नाम दे दिया x1, अगला उठाया, नाम दे दिया x2 ना। अब क्या वर्किंग रूल था? उन पर हम लोग फलन की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 पर फलन की वैल्यू क्या आएगी? अब रखिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर एंड x2 पर फलन का मान यहाँ 2 रखिए तो यहाँ भी होगा, तो क्या हो गया? ये x2 स्क्वायर। सही है ना। अब उसके बाद क्या रूल था? f(x1) बराबर f(x2) ना। चलिए, यदि f(x1) बराबर f(x2), दिस इम्प्लाइज दैट, इसकी वैल्यू कितनी है? अब क्या कहा गया था? अब यहाँ रखने के बाद सॉल्व करो। सॉल्व करते 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 क्या आना चाहिए? x1 बराबर, यानी जो आपने 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था स्वेच्छ अवयव, वही इक्वल हो जाना चाहिए। तो करो, इसकी वैल्यू क्या है? x1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? सॉल्व करिए, क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बराबर 0 ना। देखो, जब कभी किसी चीज़ की वैल्यू निकालो तो वो कटना नहीं चाहिए, उसको निकालो जितना ज़्यादा वैल्यू आ जाए। अब उसमें से लेना किसको है, छोड़ना किसको है, ये डिसाइड करेगा कि कंडीशन कैसा दिया हुआ है ना। अब बताओ, अच्छा इसमें x1 कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। x2 किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। यानी x1 x2 कहाँ से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में कौन कौन होता है? नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे होते हैं ना, होता है कि नहीं। अब उसमें से x1 क्या लोगे?
कुछ भी ले सकते हो ना। अगर किसी ने कहा कि हमने 2 ले लिया, इस 2 का नाम हमने दे दिया x1, और फिर अब किसी ने कहा कि मैं 3 लूँगा, उसका नाम दे दिया क्या, x2 ना। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें रखो। अब ध्यान दें कितने गुणनखंड बने हैं, 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 होगा ना। 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 होगा। तो इसका मतलब जैसे कहा जाए 2 संख्याओं का गुणनफल 0 कब होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जब कोई एक 0 हो जाए, या दोनों 0 हो जाए तो 0 गुणा 0 0 आ जाएगा, या कोई एक 0 हो जाए 0 गुणा समथिंग 0 हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे इनका और इनका गुणनफल 0 है ना। तो बताओ क्या ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा, कि दोनों होंगे कि दोनों नहीं होंगे, कोई एक होंगे या कैसे होंगे, बताना है आपको ना। तो कौन होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, क्यों, हाँ, यानी ये जिंदगी भर 0 नहीं होगा, है कि नहीं। तो मजबूरी है तब इसको ही 0 होना पड़ेगा, समझ आया कि नहीं। चलो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x1 माइनस x2 बराबर 0, परंतु x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n ना। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2 नेचुरल नंबर का सम कभी भी शून्य नहीं आता है। अंतर शून्य आ सकता है कि नहीं, सेम ले लो, 1 में से 1 घटा दो, 2 में से 2 घटा दो, है ना। तो क्या मिल गया, ये x1 बराबर x2, बताओ किसकी परिभाषा बन गई, एक ही बना ना। अच्छा वो भी इधर उधर वाले नहीं हैं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n वाले हैं। आगे समझ में। तो कौन लेना है और कौन छोड़ना है, क्यों, ठीक है ना। तो क्यों लेना है समझ में आ गया, इसको क्यों छोड़ना है ये भी समझ में आ गया। इसको क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव एक प्राकृतिक संख्या होती है, शून्य कभी नहीं होती है, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। तो अब अगर इसमें तब कितने का गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा, 0 का, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। अब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 बराबर x2। तो इसलिए f एकाकी फलन है। अभी भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो, कोई कन्फ्यूजन है क्या, हाँ x1 बराबर, हाँ कैसे, हमने x1 का मान 1 ले लिया, रखो यहाँ x1 का मान 1, तो x2 का मान ले लो, ले लो। घटाने के बाद 0 आना चाहिए, ढूंढो ऐसे कौन सा नंबर मिलेंगे, हाँ हाँ, अगर वो सेम नहीं, अगर जो सेम नहीं आएंगे वो एकाकी नहीं बनाएगा, हाँ। जैसे इसमें क्या बोला है देखो, एकाकी चेक करने का रूल क्या था कि अगर आपने f(x1) बराबर f(x2) कर दिया और x1 बराबर x2 आ गया हमेशा के लिए, तब तो बोलेंगे एकाकी है, अन्यथा एकाकी नहीं है। अर्थात जब भी आप 2 वैल्यू यहाँ से चुनेंगे वो बराबर वाला ही होना चाहिए। किसमें, अब नेचुरल में कितनी होगी, LF0 होगी। अब वो पढ़े नहीं हो क्या होता है, हाँ हाँ सेम होंगे, हाँ। तो अब परिभाषित नहीं है संख्या कितनी होगी, बताओ। 1 1 गया, 2 2 गया, 3 3 गया, 4 4 गया, है ना। अब निकालो इसमें से एकाकी फलनों की संख्या कितनी बनेगी, एकाकी फलनों का संख्या सूत्र क्या था, n फैक्टोरियल बनेगा। अब एलिमेंट कितने हैं बताओ, नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट, इनफाइनाइट। तो बताओ इनफाइनाइट फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, यानी अब बता ही नहीं सकते कितने होंगे। किसमें,
हाँ n फैक्टोरियल लिखे इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। किसकी संख्या इनफाइनाइट नहीं हुई? हाँ एकाएकी क्या कहता है बताओ? नेचुरल में कितने एलिमेंट होते हैं? चलो यहाँ देखो, एफ हो गए, यहाँ क्या लिखोगे n, यहाँ क्या लिखोगे n, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। बताओ 1 का इमेज किस पे बनेगा? ऐसे खुद के खुद से बनेंगे ना। बताओ ऐसे कहाँ तक जाएगा? हाँ 1 का इमेज 2 हो जाएगा। अगर 1 का इमेज 2 हुआ तो 1 को 2 के बराबर होना चाहिए। हाँ अगर होगा तो फिर एकाएकी नहीं होगा। एकाएकी के लिए क्या कहता है कि बराबर होना चाहिए बस। है समझ में? बराबर होना चाहिए, x1 बराबर x2। अच्छा ये बताओ, ये जीरो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कभी जीरो होगा? नहीं होगा ना। ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, लेकिन गुणा जीरो आना चाहिए, गुणा जीरो आना चाहिए। तो जब ये जीरो नहीं है तो ये क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? बताओ ये जीरो कब आएगा? तो सेम सेम आएगा। जब सेम सेम आएगा तो वही क्या कहता है? एकाएकी तो वही कहता है ना। हाँ यहाँ पर सब सेम ही होंगे। हाँ लेकिन अगर यहाँ हम लोग एकाएकी फलनों की संख्या की बात करेंगे, इसके लिए पर्टिकुलर, इसके लिए आया समझ में? अगर हम लोग पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे n सेट से n सेट पे, तो यहाँ पर एकाएकी फलनों की संख्या केवल और केवल एक होगी, यानी केवल एक का ही फलन बनेगा एकाएकी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अब कैसे? केवल 1 से इमेज बनाएगा, 1 2 से इमेज नहीं बना सकता। हाँ एकाएकी फलनों की संख्या एक ही होगी, समझ में ना? एकाएकी फलनों की संख्या यहाँ पर एक होगी, नेचुरल से नेचुरल पर, ठीक है ना? अब बाकी आपने फार्मूला क्या पढ़ रखा था? अगर फाइनाइट सेट हो जाए, फाइनाइट सेट एक सेट से दूसरे सेट पर, तब वहाँ आपने पढ़ा था कि n फैक्टोरियल, या आपने क्या पढ़ा था? m p n, ऐसे पढ़े थे ना। और या फिर क्या बनेगा? जीरो बनेगा। तो ये जो है किसका डिफिनीशन है? एकाएकी फलन का है ना। हम लोग सॉल्व करते करते चले और लास्ट में क्या मिल जाए? अगर आपने f(x1) बराबर f(x2) कर दिया और x1 बराबर x2 आ गया हर नेचुरल नंबर के लिए, हर दो नेचुरल नंबर के लिए, तो फिर हम लोग बोल देंगे वह फलन एकाएकी है। और अगर आपने बराबर कर दिया, यहाँ बराबर नहीं है, जैसे आपने कहा x1 का मान 1 आ जाए और x2 का मान 2 आ जाए, बताओ 1 बराबर 2 होगा? कभी नहीं होगा, तो एकाएकी नहीं बनाएगा ना। अगर मान लो आपने x1 का मान 1 ले लिया, x2 का मान 2 ले, लेकिन 1 में से 2 घटाओ, ये जीरो है क्या? नहीं होगा, ये जीरो कभी नहीं होगा। रख के चेक करिए, 1 में से 2 घटाइए और फिर यहाँ 1 + 2, बताओ ये कितना आ गया? -1। ये कितना आ गया? 3। बताओ इसका गुणनफल जीरो होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो जब ये जीरो नहीं है तो गुणनफल जीरो आना चाहिए, तो इसके लिए ये ही जीरो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये जो x1 बराबर x2 है, इसके बेस पे बताया गया कि 1 ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पर सेट कैसा दिया हुआ है? इनफाइनाइट सेट है ना। तो फिर एकाएकी फलनों की संख्या के लिए फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? n फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट है। बताओ इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इनफाइनाइट ही मिलेगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि आच्छादक फलन कैसे ज्ञात करेंगे। अब बाकी इसको अगर डायग्राम से दिखाना है, चलो तो फिर डायग्राम से भी देख लो। अब जब कभी लिखा करिए फंक्शन में पूरा लिखा करो, यहाँ पे n है, यहाँ n है, ये दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पूरा ऐसे लिखेंगे। अब ये नहीं कि जो फार्मूला टाइप बना दिया है, जो वैल्यू आई केवल हम वही लिखेंगे ना। ये सब ऐसे लिखिए, 3 4 5 6 7 जो भी ऐसे मिले। अब रखो x का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 आएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। फार्मूला था ना f(x) बराबर x²। f(x) बराबर क्या था? चलो अब x का मान 3 रखो यहाँ, तो कितना मिलेगा? अब आगे 9 मिलेगा। ऐसे बनाते जाइए। तो बताओ क्या यहाँ कोई एलिमेंट छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। लेकिन इसमें छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं? तो क्या बनाएगा?
क्या बनाएगा इसमें? अंतरक्षेपी, यानी ये आच्छादक नहीं है। चलिए अब आच्छादक के लिए क्या करेंगे? आच्छादक का वर्किंग रूल क्या था? आच्छादक का वर्किंग रूल क्या था कि सह प्रांत का कोई एक स्वेच्छ अवयव लेंगे। तो माना सह प्रांत n का कोई स्वेच्छ अवयव y है, कोई स्वेच्छ अवयव y है ना। तो फलन क्या दे रखा था? फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू n। अब क्या करना है? जब हम लोगों ने स्वेच्छ अवयव ले लिया क्या? y, यानी ये y इसमें बिलोंग करेगा, तो एफ एक्स का स्थान पे पहला कंडीशन हो गया नियम के तहत। अब सेकंड क्या है? एफ एक्स का स्थान पे y रखेंगे। सही बात है ना? चलो फिर क्या करना है? थर्ड वाले में x का मान y के पद में ना, x का मान किसके पद में आ गया? y के पद में। अब ढूंढो यहाँ से, अब यहाँ ढूंढो। जैसे हम रख दें y का मान 1 रखिए, तो 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा ना, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। यानी हमने y का मान जब 1 रखा तो x बराबर करड़ी में 1। अब समझ लो, फिर हम लोग यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे 1 आया, तो y का मान 1 रखें तो x का मान कितना आया? 1। अब ढूंढो इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने y का मान कितना लिया? 1। तो बताओ x की वैल्यू मिली कि नहीं मिली? मिला ना। अब चलो, अब अगर हमने y का मान 2 ले लिया, y का मान 2 रखिए यहाँ पे, तो x बराबर करणी 2 मिलेगा ना, करणी 2। लेकिन क्या नेचुरल नंबर है? हमने 2 ले लिया, चलो 2। बताओ इसमें करणी 2 कहाँ आएगा? जब आएगा तो यहीं पीछे में तो आएगा ना इसकी वैल्यू। करणी 2 की वैल्यू 1.414। बताओ क्या 1.414 नेचुरल नंबर है? तो क्या 2 का इमेज इसमें, 2 का प्री इमेज इसमें आया? या फिर सप्रांत n के वैल्यू 2 के लिए प्रांत n में x की वैल्यू जो i√2 इसमें है नहीं है ना, क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे तो हाँ ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू प्रांत। अब देखो 4 रखो, 4 रखोगे तो 4 रखो कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ 4 का मिला कि नहीं मिला? लेकिन ये तो छूट गया ना। आच्छादक माने क्या? पूर्णतया ढकना चाहिए, लेकिन ढक रहा है क्या? छूट रहे हैं। जब छूट जाएंगे तो आच्छादक होंगे? नहीं होंगे, तो क्या होंगे? अंतरक्षेपी होंगे ना। आ गया समझ में? तो ये एग्जाम्पल से समझिए और यहाँ लिखिए x बराबर √y ना, नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ के लिख दें प्रांत, ठीक है ना। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। है समझ में? यानी यहाँ पर n की हर वैल्यू के लिए, n की हर वो y की वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू y वो प्रांत में बिलोंग नहीं कर रहा है। फॉर y बिलोंग्स टू n, यानी y की हर वैल्यू के लिए, y की हर वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर जब x का मान 1 y का मान 1 रखा, y का मान 1, x की वैल्यू 1 तो मिल गया यहाँ पे। लेकिन जैसे हमने y का मान 2 रखा, y का मान 2, ये तो √2 आ गया। बताओ इसमें √2 है? नहीं है ना। तो सब के लिए नहीं है, सब के लिए नहीं है, कुछ के लिए है। अब कुछ में क्या क्या मिला? 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 4 रखेंगे 2 मिलेगा, 9 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 16 रखेंगे तो 4 मिलेगा। लेकिन बाकी कहाँ गए ना। तो आच्छादक कहता है सब के लिए होना चाहिए। अंतरक्षेपी कहता है कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाए सहप्रांत में जिसका वैल्यू यानी x की वैल्यू आए वो प्रांत में ना मिले, तो क्या हो जाएगा? अंतरक्षेपी। तो यहाँ ऐसा मिल रहा है क्या? नहीं ना। यहाँ पर हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जिनका y की वैल्यू बनाने पर x की जो वैल्यू आती है वो प्रांत में नहीं जा रहा है। हम लोग क्या लिख देंगे कि x बराबर √y नॉट बिलोंग्स टू n। √y का मतलब क्या? x नॉट बिलोंग्स टू n। किसके लिए? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। तो ये किसका परिभाषा बताता है? अर्थात कह सकते हैं, लो ऐसे लिखो,
अर्थात सहप्रांत n के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत n में f प्रतिबिंब नहीं है। f प्रतिबिंब नहीं है। तो किसकी परिभाषा है? किसकी परिभाषा है? अंतर्क्षेपी की। जब नहीं है तो इसलिए f आच्छादक नहीं है। जब f आच्छादक नहीं है तो क्या है? अंतर्क्षेपी है। लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन में किसके लिए बात कर रहा था? केवल आच्छादक के। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे आच्छादक नहीं है। अब आप मैंने इसका जो भी निकाल लो कि अंतर्क्षेपी नहीं है। ठीक है। तो वर्किंग रूल में क्या है? फलन पहले जो दिया है उसको लिख लो और फिर सहप्रांत का कोई एक स्वेच्छ अवयव y ले लेंगे और यक्ष के स्थान पे क्या रखेंगे? y। अब यक्ष का मान y के पद में निकालेंगे। अब यहाँ से वैल्यू ऐसे बना लिया करिए, यहाँ की हर वैल्यू रख करके टेस्ट कर लो। पहले आप टेस्ट करना सीखिए। जब टेस्ट करने जाने का आप देख करके तुरंत बताओगे हाँ अच्छा इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, सीधा लिख देंगे कि नॉट बिलोंग्स टू प्रांत फॉर ऑल वैल्यू ऑफ कोडोमेन। ठीक है ना। तो कह देंगे कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो आप ऐसे हर एलिमेंट ले करके ना टेस्ट कर लिया करिए और फिर आप यहाँ लैंग्वेज में ऐसे लिख दो। अगर ना समझ में आए फिर ऐसे भी लिखो। अगर ये लिखने में दिक्कत हो रहा है फिर आप ऐसे लिखिए, लेकिन ये भी सिंबल जानते रहिए, गणितीय सिंबल क्या है ना। अब आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे आच्छादक और अंतर्क्षेपी फलनों की संख्या क्या है, फिर समान फलन क्या होते हैं। उसके बाद आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश हो जाएगा, एक्सरसाइज करेंगे ना।